बेटी लो बहू दो। उर्मिला और जतिन के दो बच्चे थे, बेटा शिखर और बेटी शर्मिला। उर्मिला बहुत ही पुराने ख्यालों वाली औरत थी और आज तक अपने खानदान की 100 साल पुरानी रस्मों को निभाती आ रही थी। उसके खानदान का ये रिवाज था कि वे जिस घर से बहू लेकर आते थे, अपनी बेटी को भी उसी घर में ब्याहते थे। कहने का मतलब है कि उनके खानदान में प्रचलन था कि बेटी दो बहू लो। अब बुजुर्गों ने ये परंपरा क्या सोचकर बनाई, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की यही खास बात है कि परंपरा को आने वाली पीढ़ियां अपना धर्म समझकर बस निभाती चली जाती हैं। तो भाई उर्मिला ने तो ऐलान कर दिया था कि वो शादी तो अपने बेटा बेटी की एक ही मंडप से करेगी। उसी घर से बारात आएगी और उसी घर को बारात जाएगी। उर्मिला के जिद के कारण दोनों बच्चों के लिए सही रिश्ता ढूंढना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि आज के मॉडर्न परिवेश में ऐसी पुरानी परंपराएं निभा पाना लगभग असंभव सा है। उर्मिला, तेरी बेटी शर्मिला के लिए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरी बेटी की सहेली है ना रक्षा, उसकी मम्मी तेरी शर्मिला को बहुत पसंद करती है। भाई मैंने तो बीच में पढ़ने के बजाय तेरा पता उन्हें दे दिया है। थोड़ी देर में वो लोग तेरे घर पहुँचते ही होंगे। अब तू जाने और तेरा काम जाने। अच्छा किया तूने। ये सारी बातें ना फोन पर हो भी नहीं पाती। सामने बैठकर बातें करेंगे तो सब बातें साफ भी हो जाती हैं। कुछ देर के बाद शर्मिला के लिए रिश्ता लेकर एक महिला उनके घर आती है। बहन जी, आपकी बेटी शर्मिला मेरी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आपकी बेटी शर्मिला तो मुझे कॉलेज के समय से ही बहुत पसंद है। आप भी एक बार आकर मेरे बेटे से मिल लीजिए ना, फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं। बेटा तो आपका वाकई बहुत ही लायक है, लेकिन बहन जी मेरी एक शर्त है। शर्त क्या? आप इसे हमारे खानदान की परंपरा समझ लीजिए कि हम बेटी का रिश्ता उसी घर में करते हैं जहां से हमें अपने बेटे के लिए दुल्हन भी मिल सके। ये क्या बात करिए बहन जी आप? मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से तभी कर सकती हूँ जब आप भी अपनी बेटी कीर्ति की शादी मेरे शिखर से करने को तैयार हो। अरे ये क्या परंपरा हुई? ये तो बड़ी बेतुकी बात है। अपनी ननद को भाभी कौन बनाता है? इस तरह तो सारे रिश्तों की बलि चढ़ जाएगी। न भाई भाई रहेगा, न साला साला रहेगा। कौन किसे भाभी कहेगा, कौन किसे ननद? आपकी बात का ना कोई तुक ही नहीं है। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन आपकी बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो परंपरा आप बता रही है, हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी ऐसी परंपरा निभाते किसी को देखा ही नहीं। अरे बहन जी, ये हमारे पुरखों के रीत रिवाज है और इन्हें निभाने से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए हम शादी तो अपनी परंपरा के अनुसार ही करेंगे। मैंने तो सोचा था पढ़ा लिखा परिवार है तो आप यहाँ पर कुछ समझदारी की बात करेंगी, लेकिन आपकी बात सुनकर तो मुझे आप किसी गांव देहात की अनपढ़ औरत से भी गई गुजरी लग रही हैं। अरे कुछ तो दिमाग लगाइए, आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है भला? और अगर कोई करता है तो करे मेरी भला से। मैं आपके इस उल्टे पुल्टे रिवाज का हिस्सा नहीं बन सकती। अंजू गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। कुछ दिन बाद, माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हमारे खानदान के 100 साल के इतिहास में किसी लड़के ने आज तक प्रेम विवाह नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर तू शादी करना ही चाहता है तो ठीक है, कल लड़की और उसके माँ बाप को लेकर अपने घर आ जाना। शिखर अगले ही दिन डिम्पी और उसके माता पिता को लेकर अपने घर पहुंचता है। नमस्ते बहन जी, मैं डिम्पी की माँ हूँ और ये मेरे पति हर्ष है। डिम्पी और शिखर एक ही ऑफिस में काम करते हैं। डिम्पी ने हमें बताया कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमने भी रजामंदी दे दी। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन हमारे खानदान में ना ये सब नहीं चलता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी छोरे ने अपनी पसंद से ब्याह कर लिया हो। अरे बहन जी, पहले की बात और थी, अब की बात और है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? आपकी बात सही है बहन जी, लेकिन कल को हमें भी समाज में उठना बैठना है। अगर ऐसे अपनी परंपराओं को मरोड़ते रहेंगे तो कल को तो अपनी पहचान ही भूल जाएंगे। देखो जी, मैं साफ साफ बात करूंगी। ज्यादा घुमाना फिराना तो मुझे आता नहीं। मैं डिम्पी की शादी अपने छोरे से कराने के लिए तैयार हूँ। बस एक बात का ख्याल रहे कि आपके बेटे की शादी भी फिर मेरी बेटी शर्मिला के साथ ही होगी। मेरा बेटा किससे शादी करेगा ये आप कैसे तय कर सकते हैं? जैसे आपका बेटा अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो मेरे बेटे की भी तो कोई पसंद हो सकती है। और ये कैसे जबरदस्ती है कि आपकी बेटी की शादी हम अपने बेटे से करवाएं? अगर नहीं करा सकते भाई साहब तो आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
मेरा छोरा आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा। अंकल प्लीज, ये हमारे यहाँ की रस्म है, आप हाँ कर दीजिए ना। मेरी बहन बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत खुश रहेंगे उसके साथ। आई कांट बिलीव शिखर, तुम भी अपनी माँ की भाषा बोल रहे हो, मतलब तुम भी उन्हें सपोर्ट करते हो। हाँ डिम्पी, मैं शादी तभी कर पाऊंगा जब तुम दोनों भाई बहन हम दोनों से शादी करने के लिए हाँ बोल दो। शिखर की बात सुनकर डिम्पी गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। इसी तरह एक के बाद एक कई रिश्ते आते हैं, लेकिन हर बार एक ही अड़चन आ जाने के कारण रिश्ता टूट जाता है। काफी समय तक रिश्ता ढूंढने के बाद आखिरकार उर्मिला को एक ऐसा परिवार मिल ही जाता है जहां पर उनकी ही तरह बेटी दो बहू लो वाला रिवाज था। उर्मिला के समधन गुलाबो देवी। बहन जी देखो, हम तो गांव के रहने वाले हैं, रुपया पैसे की हमारे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन गांव छोड़कर हम बाहर जाकर बसने में यकीन नहीं करते। भाई अपनी जड़ें तो गांव और उसकी परंपराओं में ही होती है, उन्हें भूलकर कोई ऊपर कैसे उठ सकता है, हैं? इसलिए शहर का रिश्ता हमें तो कुछ खास पसंद है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहन जी, गांव और शहर तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद है कि कोई कहाँ रहना चाहता है, उसमें जड़ छोड़ने जैसी कोई बात नहीं। हम भी बरसों से शहर में रह रहे हैं, पैसा ईश्वर की दया से बहुत है, और रही जड़ों की बात तो अपने संस्कार रीति रिवाज हम शहर में रहकर भी भूले नहीं है। उर्मिला को गुलाबो देवी की बातें थोड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन जब वो गुलाबो के बेटे अनिरुद्ध और बेटी अनन्या से मिली तो उसकी नजर उन दोनों पर ठहर सी गई। बहन जी छोरा तो खूब लंबा चौड़ा है, क्या काम करता है, पुलिस में है क्या? हमारी इतनी जमीन जायदाद है, सब छोरे की ही तो है, फिर हमारा छोरा क्यों किसी की चाकरी करे? खुद मालिक है जी अपनी मर्जी का। 3 जिम है मेरे अनिरुद्ध के, तीनों अपनी कमाई से बनाए इसने। मेरे बेटी की काठी का साथ गांव में ढूंढने पर भी न मिलेगा आपको कोई। और बेटी बेटी क्या करती है आपकी? बेटी से क्या कुश्ती लड़वाएंगे हम, हैं? गांव के स्कूल से 12वीं करा दी थी, उसके बाद गृहस्थी के काम सिखाए और क्या। आंटी जी, मैंने पीजी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। घर वालों ने कॉलेज जाकर पढ़ाई की परमिशन नहीं दी तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा बहन जी चलते हैं, हम आपको सोचकर जवाब देते हैं। उर्मिला बेहद चिंता में थी। अनन्या की तरफ से तो वो निश्चिंत थी, लेकिन अपनी बेटी को गांव में एक बॉडी बिल्डर से ब्याहने में उसे अभी भी संकोच हो रहा था। बेटे बेटी को एक ही घर में ब्याहने की रस्म के कारण उर्मिला के दोनों बच्चे अब 30 पार हो चुके थे। बेटा शिखर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, इतने बरसों तक खोजने के बाद ये रिश्ता मिला है। अगर इसे भी जाने दिया तो शायद तुम दोनों की शादी की उम्र ही निकल जाए, लेकिन जाने क्यों गुलाबो बहन जी के यहाँ रिश्ता करने में मेरा मन उतना मजबूत नहीं हो रहा। मम्मी, मुझे लगता है कोई भी फैसला लेने से पहले आपको एक बार पापा और शर्मिला से बात कर लेनी चाहिए। मम्मी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भी जीवन भर ऐसे ही कंवारे बैठे रहे। कोई बात नहीं, मैं अनिरुद्ध के साथ एडजस्ट कर लूंगी। वैसे कोई जरूरी तो नहीं कि हर लड़का नौकरी ही करे, किसी की अलग चॉइस भी तो हो सकती है। मुझे लगता है अनिरुद्ध में कोई कमी तो है नहीं जो मैं इनकार करूं, इसलिए मेरी तरफ से हाँ ही है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अगर बच्चों को रिश्ता पसंद है तो ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, ससुराल में कभी भी गलत बात करना नहीं और ज्यादती किसी की सहना नहीं। शादी होने का मतलब ये नहीं कि हमने बेटी का सौदा कर दिया। बेटा, माता पिता को हमेशा अपने सुख दुख का हिस्सा बनाना। वादा करके अपने पापा से कभी कुछ छिपाएगी नहीं बेटा। मैं वादा करती हूँ पापा, आपके सीख को गांठ बांध कर रखूंगी और हमेशा सबसे पहले अपने पापा को अपना हर सुख दुख बताऊंगी। शर्मिला के हाँ करने पर जल्दी ही उर्मिला दोनों बच्चों की शादी गुलाबो के बेटे अनिरुद्ध और बेटी अनन्या के साथ कर देती है। जैसा कि तय हुआ था, ना तो उर्मिला ने दहेज लिया था और ना ही अपनी बेटी के लिए दहेज दिया था। इस तरह अनन्या शादी के बाद शर्मिला के घर पहुंच गई और शर्मिला अनन्या के घर। शादी के बाद मुंह दिखाए के समय, अनन्या, मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए बहुत सपने देखे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस घर में हम लोगों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ तुम भी इस घर को अपना घर समझकर अपनाओगी। मैं आज से ही आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ। बेटा अनन्या, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया,
लेकिन फिर भी अपनी लगन और मेहनत के दम पर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इस बात के लिए सच में मुझे बहुत गर्व है। अच्छा, अब अगर तू पढ़ना चाहे तो आगे भी पढ़ाई कर सकती है। मुझे तो खुशी होगी अगर मेरी बहू पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ना चाहे। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मेरी सारी उम्र निकल गई मम्मी जी, लेकिन माँ ने कभी भी प्यार से मेरी तरफ देखा तक नहीं। और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार करती हैं। सचमुच मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे सास के रूप में आप मिली। अरे बेटा, अपनी बेटी देकर तुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाए हैं। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना बेटा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुझे तो अच्छा ससुराल दे दिया, लेकिन अब मुझे शर्मिला की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ बहू को कभी बेटी नहीं बना सकती। बस भगवान मेरी माँ को सद्बुद्धि देना, ताकि उनके कारण ससुराल में मेरा जीवन नरक ना बने। अगर उन्होंने वहां शर्मिला के साथ कुछ भी किया तो यहाँ पर मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। अपनी बहन के साथ ज्यादती होते हुए तो कोई भी भाई देख नहीं सकता। उर्मिला के घर आकर अनन्या बहुत खुश थी। उर्मिला, जतिन और उनका बाकी का परिवार भी बहू को खूब लाड़ प्यार और मान सम्मान दे रहे थे। दूसरी तरफ गुलाबों के घर पर ए छोरी, इस घमंड में मत रहना कि हमारी छोरी की शादी तेरे भाई के साथ हो गई तो हम तेरे या तेरे माँ बाप के किसी भी किस्म के दबाव में आ जाएंगे। मेरा अनिरुद्ध तेरे भाई शिखर जैसे 8-10 को अकेला ही संभाल सकता है। मम्मी जी, मेरा भाई अनिरुद्ध जी के साथ कोई लड़ाई लड़ने थोड़ी आने वाले हैं जिन्हें मेरे भाई को संभालने की जरूरत पड़े। और आप भूलिए मत, शिखर सिर्फ मेरा भाई नहीं, आपका दामाद भी है। आप मेरे भाई के लिए नहीं, अपने दामाद के लिए ऐसा बोल रही हैं। देख तो ले अनिरुद्ध, कैसे जबान चला रही है पटर पटर मेरे सामने। इसकी आंखों में जरा सा भी डर है कि यह सास से बात कर रही है। लेकिन मम्मी जी, सास से डरने की क्या जरूरत है? आप तो मेरी माँ के समान है और मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की। शर्मिला की बात सुनकर अनिरुद्ध आकर उसे धक्का देता है। अब तू शहर में रहने वाली बेशर्म छोरियों की तरह हाथ भर की जुबान चलाना छोड़ दे और हमारे गांव की लुगाइयों की तरह मुंह पर ताला लगा कर रहना सीख ले। जो मेरी माँ ने कह दिया चुप तो मतलब चुप। और आज तो मैंने बहुत प्यार से तुझे समझाया है, अगर अगली बार मुझे गुस्सा दिलाया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। ये लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हसब या जानवर है दोनों माँ बेटा। इन्हें अपने घर की नई नवेली दुल्हन से बात करने तक की तमीज नहीं है। पहले दिन तो लोग बहुओं से रस्म कराते हैं, उन्हें अपने रीति रिवाज बताते हैं, और यहाँ ये लोग मुझे धमका रहे। जिस तरह से उसका स्वागत हुआ था, शर्मिला समझ तो गई थी कि यहाँ उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। सास गुलाबों ने पहले ही दिन से उस पर घर का सारा काम थोप दिया था। ऐसा नहीं था कि शर्मिला ने मायके में काम नहीं किया था। उसकी माँ उर्मिला ने अपनी तरफ से बेटी को हर संभव चीज की शिक्षा दी थी, लेकिन फिर भी एक 24-25 साल की लड़की से अपनी 30 साल पुरानी गृहस्थी चलवाना और ये उम्मीद करना कि कोई भी काम जरा भी 19-20 ना हो, ये तो गलती है ना। घर के काम तक तो सब सही था, लेकिन एक दिन शर्मिला, कल से भैंसों का चारा पानी कराने की जिम्मेदारी तेरी है। सुबह 4 बजे उठकर पहले भैंसों को चारा पानी दे देना, उसके बाद उनकी सफाई करके दूध निकालना है, फिर 7 बजे से घर के काम देखना। मम्मी जी, मैं आज तक भैंस के पास तक नहीं गई हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता भैंस को कब और क्या खिलाते हैं। नौकर है तो जानवरों के लिए उन्हें ही करने दो ना। नहीं आता तो सीख ले, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। ऐसी कान से जी चुराने वाली बहू का क्या अचार डालूंगी मैं। मम्मी जी, मैं पहले ही दिन से पूरा दिन काम में ही तो लगी रहती हूँ, अब और वर्कलोड नहीं लेना चाहती। मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत पहले ही खराब है। अनिरुद्ध, इसे पटक करा इसके मायके। तबीयत खराब रहती है तो पहले इलाज कराना चाहिए था ना छोरे का। हमारे गले बीमारी क्या करने को बांध दी इसकी माँ ने। बाप, पता नहीं आपने क्यों पसंद किया इस मरियल सी छोरी को। इसके बस का कुछ नहीं है। मैं कल ही इसे इसके मायके छोड़कर आऊंगा। अच्छी तरह घी दूध बादाम खाकर आना अगली बार, अगर मेरी पत्नी बने रहना है तो, नहीं तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिला के माफी मांगने पर भी अनिरुद्ध अगले ही दिन उसे उसके मायके छोड़ाता है।
मायके आकर वो देखती है कि उसकी भाभी कितने सुकून से उसके घर में रह रही है और उसकी माँ उसे पलकों पर बिठा कर रख रही है, जबकि उसकी जिंदगी एक नौकरानी से भी बदतर हो गई है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, एक बात सच सच बताना, आप ठीक तो हो ना? मुझसे मत छुपाना, मैं अपनी माँ को जानती हूँ। शर्मिला रोते हुए अपनी भाभी अनन्या को सारी बात बता देती है। अब चिंता मत करो भाभी, लगता है मेरी माँ और भाई को ये बात बताने का समय आ गया है कि उनके घर की बहन बेटी भी दूसरे घर ब्याही गई है। अगर वो आपको परेशान कर सकते हैं तो मुझे भी तो कोई परेशान कर सकता है ना। क्या बोल रही हो भाभी? भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं माँ और भैया को आपके साथ कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। जो मैं सह रही हूँ, भगवान न करे कोई भी लड़की ऐसा अपमान बर्दाश्त करे। आप बस देखती जाओ। एक दिन शाम के समय अनन्या एक पुराना सा सूट पहन लेती है और अपने सारे गहने उतार कर कमरे में रख देती है। उसके बाद वो अपने पति के पास आती है। शिखर, मुझे मेरे घर छोड़ने चलो। अरे लेकिन ये कैसा हुलिया बना रखा है? अरे अब चलिए तो। शिखर गाड़ी में लेकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। अनन्या फोन पर रोते हुए अपनी माँ से बात करती है। माँ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सोचा था आपको कुछ नहीं बताऊंगी और चुपचाप सब सहती रहूंगी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? मुझे बता, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, जिस दिन से शर्मिला मायके आई है, पता नहीं उसने अपने भाई को ऐसा क्या कह दिया। वो मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता। अपमान तो मैं जाने कब से बर्दाश्त कर रही थी, पर आज तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया और कहा कहीं नदी नाले में खुद मरूं, क्योंकि अब उन्हें हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। तू अभी है कहाँ? बता, तो अभी है कहाँ? इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी अनिरुद्ध को लेकर वहां पहुंच रही हूँ। आज इसकी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। मैं गंगा जी में कूदने जा रही हूँ माँ। आखिरी बार तेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था बस। देख बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ ना करेगी। तेरी माँ अभी जिंदा है बेटा, तू अपने घर आ जा। इन लोगों को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी, देख लेना। गुलाबों के बार बार समझाने पर कुछ देर बाद अनन्या अपने घर पहुंचती है। हाय राम, क्या हाल बना दिया है मेरी बच्ची का। इन्हें तो मैं जेल में सड़वा दूंगी, तू बस देखती जा। मम्मी, आप मानती है ना मेरे साथ जो हुआ वो गलत है? क्यों नहीं मानूंगी बेटा? मतलब सही और गलत का अंतर आप जानती है मम्मी, फिर क्यों किया आपने भाभी के साथ ऐसा? अरे नाम मत ले उस निकम्मी कामचोर का, किसी काम की नहीं है वो। भाभी ने मुझे सब बता दिया है। आपने और भैया ने उनके साथ क्या क्या किया। नौकरों की तरह दिन रात काम कराया, ढंग का खाना नहीं दिया। उस पर जब वो बीमार हो गई तो उन्हें मायके में फेंकाई। कोई लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आई थी, कितने सपने रहे होंगे उनकी आंखों में। आपने क्या किया उनके साथ मम्मी? और भैया, आपने तो उन्हें इतना डराया धमकाया है कि बेचारी अभी तक सदमे में है। बहुत घमंड है ना आपको आपके गठीले बदन पर। तो बताओ, अगर मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया तो क्या आप मेरा घर वापस बसा सकोगे? और किसी गलतफहमी में मत रहना, शर्मिला अगर वापस नहीं आई तो तलाकशुदा होने का कलंक आप पर भी लगेगा। कोई पूछेगा भी नहीं आपको, फिर सारी जिंदगी बस जिम में बॉडी बनाते रहना। तो कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बता छोरी। मैं यही कहना चाहती हूँ मम्मी कि शिखर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट शौक से करवाइए, लेकिन उस कंप्लेंट में अपना और भैया का नाम भी डलवाना मत भूलना। और मेरे साथ बुरा हुआ देखकर ये जो आपका खून खौल रहा है ना, ऐसे ही शर्मिला की हालत देखकर हम सबका भी खून खौला था, लेकिन उसके भाई ने तब भी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मम्मी जी ने बहू नहीं बेटी बनाकर उस घर में मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार दिया। और एक बात याद रखना मम्मी, मैं अब उस घर की बहू हूँ और हमारी बहन बेटी को परेशान करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब तू अभी तक ड्रामा कर रही थी? तुझे किसी ने मारा पीटा नहीं है? नहीं, मैंने आपकी आंख खोलने के लिए नाटक किया था, ताकि आपको एहसास हो जाए कि गलत आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, शिखर मुझे यहाँ खुद लेकर आए हैं। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, माफ करती बेटा, आगे से कभी ये भूल नहीं होगी। मैं भी पता नहीं क्यों मम्मी की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ने चला था। मैं शर्मिला की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
और अगले दिन शर्मिला की सास और पति आकर सबसे माफी मांगते हैं और शर्मिला को प्यार से वापस ले जाते हैं। उस दिन के बाद फिर कभी शर्मिला को कोई परेशान नहीं करता।